नमस्कार साथियों, मैं सोबित सिंह। मैं एक्सेप्ट नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपनी सीरीज में एक और क्लास के साथ इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि इस समय हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हैं। पीछे हम लोग रोमन और यूनान के ज्योग्राफर पढ़ चुके हैं, साथ में हम लोग डार्क एज भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग अब शुरू करेंगे जर्मन के भूगोलवेत्ताओं का, यानी कि जर्मन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं, इसके पहले हम लोग को क्या पढ़ना था, पुनर्जागरण काल पढ़ना था, जिसमें हम लोग को और भी कई लोगों के बारे में जानना था और नई नई जगहों की खोज की गई थी। साथ में आप कह सकते हैं कोलंबस और वास्को डी गामा, मार्को पोलो, इन लोगों के बारे में अध्ययन करना था, मैग्नल के बारे में। लेकिन मैंने कहा था कि वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ हार्ड है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जर्मन जोग्राफर ऑफ 18th सेंचुरी। आप इसको एक तरह से ऐसे कह सकते हैं एक तरह से कि 18th सेंचुरी के जो जोग्राफर थे उनके बारे में, जर्मन जो जोग्राफर है उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जर्मन जोग्राफर भी आप कहेंगे, देखेंगे कई कैटेगरी में बांटा गया, जैसे एक 18th सेंचुरी का, फिर 19th सेंचुरी का, इस तरह से बांटा गया है। जर्मन के जोग्राफर जो है, अलग अलग जोग्राफर है, उनके बारे में कुछ उनकी खासियत है, कुछ का अलग कहना था, कुछ का अलग कहना था। उन सबको एक एक करके आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो आपको पहले जर्मन जोग्राफर के यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हैं, ये जानते हैं आप। ये देखिए, ये जो है 18th सेंचुरी के हैं, 18वीं शताब्दी के हैं, 19वीं शताब्दी के नहीं है। 19वीं शताब्दी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज अभी 18वीं शताब्दी का हम लोग देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा आपको थोड़ा इसका चेहरा बता दूं आपको। देखिए, इसमें ये क्या है, 18th सेंचुरी का एक तरह से समझिए कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मॉडर्न ज्योग्राफी का जो फाउंडर है वो कौन है। मैंने कई बार बताया कि हमबोल्ट और रीटर है, जो कि जर्मन ज्योग्राफर है। मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडर कौन है, जब भी पूछा जाएगा तो आप किसे बोलेंगे, हमबोल्ट और रीटर को बोलेंगे। ये समय कब था, 19वीं शताब्दी का था, 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में कौन था फाउंडर ऑफ जो मॉडर्न ज्योग्राफी है, हमबोल्ट और रीटर का कब था, समय कब था, 19th सेंचुरी में। उन लोगों ने मॉडर्न ज्योग्राफी को फाउंडर बोला जाता है उन दोनों को। लेकिन वो लोगों ने जब अध्ययन किया और डिस्कशन किया, वर्णन किया, तब वो भी कोई बेस होगा उनका भी, कुछ किसी के बेस पे किए होंगे, कुछ अवधारणाएं पहले से रही होंगी, उस आधार पर उन्होंने अपना आगे वर्णन किया, यानी कि ज्योग्राफी को और आगे तक बढ़ाया। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देना है कि जो हमबोल्ट और रीटर थे वो इन लोगों की बात को ध्यान में रखकर अपना वर्णन किए थे। यानी कि 19वीं शताब्दी जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल पीरियड बोलते हैं, जिसमें हमबोल्ट और रीटर थे, इसमें कि वो थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। लेकिन उसके पहले यानी कि 18th सेंचुरी में वो था, क्या था, क्लासिकल पीरियड था। तो 19th सेंचुरी और इधर क्या है, 18th सेंचुरी। तो इसे बोलेंगे प्री क्लासिकल। ठीक है, तो इधर क्लासिकल है 19th सेंचुरी और इधर प्री क्लासिकल है, ठीक है, पीरियड। तो इसमें जो प्री क्लासिकल पीरियड था यानी कि 18th सेंचुरी में, यहाँ पर आपको कुछ जर्मन के भूगोलवेत्ता आते हैं, जिसमें से कई प्रमुख हैं। जैसे कि आप कांट को कह सकते हैं कि वो 18वीं शताब्दी के प्रमुख भूगोलवेत्ता है। तो यहाँ पे वही लोग हैं, प्री क्लासिकल पीरियड के ही जो जोग्राफर हैं। पहला आपको बता दूं कि यहाँ पर इमैनुअल कांट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे, यानी थोड़ा और बढ़ के जानेंगे इनके बारे में। बाकी लोगों का बस नाम जानेंगे और हो सके तो इनकी रचनाओं के बारे में मैं बता दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इमैनुअल कांट का आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, तो इसलिए कांट को भी पढ़ना थोड़ा जरूरी है। तो ये जो जोग्राफर हैं 18th सेंचुरी के, ये बहुत ही फेमस जोग्राफर हैं, बात विश्वास मानिए। इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने कई ऐसी वर्णन किए कि ज्योग्राफी में बहुत विकास माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में 19th सेंचुरी वालों को देखेंगे। अभी आज हम लोग 18th सेंचुरी देख रहे हैं। साथ में आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग हमबोल्ट और रीटर को भी पढ़ेंगे, जो कि 19th सेंचुरी आप बोल सकते हैं, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो हमबोल्ट और रीटर को भी आज ही पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सबसे पहले हम लोग को इन लोगों को देखना है, जर्मन ज्योग्राफर ऑफ 18th सेंचुरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इमैनुअल कांट के बारे में। यहाँ पे मैंने जो लिखा है पहले इसे बता दो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। पहले जोग्राफर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमैनुअल कांट की। इमैनुअल कांट यहाँ मैंने लिखा है आर्म चेयर फिलोसफर जोग्राफर। इसे पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा सर आप लोग कि आर्म चेयर फिलोसफर जोग्राफर, इसका मतलब क्या है, आर्म चेयर ऑफ फिलोसफर जोग्राफर का मतलब क्या है, इसे बताता हूँ। आर्म चेयर आराम कुर्सी, आर्म चेयर आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता, फिलोसफर लगा है तो ये ध्यान दीजिएगा, इनमें फिलोसफर लगाना जरूरी है। क्या, आर्म चेयर फिलोसफर जोग्राफर, यानी कि आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता इन्हें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इमैनुअल कांट को? इमैनुअल कांट को दार्शनिक भूगोलवेत्ता, आर्म चेयर का दार्शनिक भूगोलवेत्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने भौगोलिक यात्राएं नहीं की। जैसा कि हम लोग पीछे की जोग्राफर्स में देखे हैं कि वो लोग यात्रा करते थे तब वर्णन करते थे, लेकिन इमैनुअल कांट जो थे ये यात्रा नहीं करते थे, जिस वजह से ये बैठे बैठे ही वहाँ से सब काम करते थे। इस वजह से बोला गया कि आर्म चेयर
फिलोसफर जोग्राफर है। कौन? इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट को ये बात ध्यान दीजिएगा कि आर्म चेयर फिलोसफर जोग्राफर है। अच्छे से एक भी वर्ड इसमें छूटे ना। आर्म चेयर फिलोसफर जोग्राफर कौन है? इमैनुअल कांट। इनका समय अगर देखें तो 1924 में इनका जन्म होता है और 1804 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे इनकी ये खास बात है कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत महत्व दिए। इनका लगाव फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा था और फिजिकल ज्योग्राफी से ही जुड़े आप लोग देखेंगे ज़्यादातर इनकी जो वर्णन है, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, वो ज़्यादातर क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी से है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को इन्होंने बेस बनाया और कहा कि और ज्योग्राफी की कई शाखाओं को बताया, जिसमें से फिजिकल ज्योग्राफी को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनके जो ज्योग्राफी की शाखाएं बताया कि ज्योग्राफी में इतनी शाखाएं, ज्योग्राफी की ये शाखाएं हैं, ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। चलिए देख ले क्या है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आपको पता है कि उसमें जो कि वातावरण, प्रकृति, इन सब का अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया गया है। साथ में इन्होंने ही बताया कि ये सारी जो भूगोल की शाखाएं हैं, इसका आधार है, यहीं से सारी भूगोल की शाखाएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो इसे आधार बताया फिजिकल ज्योग्राफी को। आगे सेकेंड है मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने पृथ्वी की आकृति, गोलाकार और आप कह सकते हैं कई तरह की स्थितियों के बारे में, गति के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था इन्होंने, किसमें? मैथमेटिकल ज्योग्राफी में। तो इस तरह से हम देखेंगे पहली शाखा क्या होगी? फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा क्या होगा? मैथमेटिकल ज्योग्राफी। आकाशीय पिंडों के बताया, उनके आकार के बारे में बताया, उनकी गति के बारे में बताया। तो ये सब किस में आएगा? मैथमेटिकल ज्योग्राफी। आप कह सकते हैं गणितीय भूगोल में। आगे चलते हैं। आगे क्या है? नैतिक भूगोल, मोरल ज्योग्राफी। मोरल ज्योग्राफी में इसमें ये कहने का मतलब है कि इसमें कि मानव का जो मानव हैं, ह्यूमन लोग हैं, उनके रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, ये सब बातों को के बात का यहाँ चर्चा किया गया है। किसमें? मोरल ज्योग्राफी में, यानी कि मौलिक भूगोल में, सॉरी नैतिक भूगोल में। तो मोरल ज्योग्राफी में क्या हो गया? नैतिक भूगोल, जिसमें रीति रिवाज, उनकी सभ्यता, परंपरा, इन सब का चर्चा किया गया है, अध्ययन यहाँ पर किया जाता है मोरल ज्योग्राफी में। फोर्थ जो उसका ब्रांच बताया ज्योग्राफी का, यानी कि शाखा बताया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल का यहाँ में क्या वर्णन किया गया है कि जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं विश्व में, उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उनका राजनीतिक इकाइयों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों की चर्चा की गई है। किसमें? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, यानी कि राजनीतिक भूगोल में। तो यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझ लिया। आगे कमर्शियल ज्योग्राफी। अब कमर्शियल ज्योग्राफी को इस तरह से ये समझते हैं कि वाणिज्यिक भूगोल। वाणिज्यिक भूगोल यानी कि जो मानव की गतिविधियाँ हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अध्ययन है, इसमें यह विचार किया जाता है कि किसी वस्तु को उत्पादन एक देश में कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब कमर्शियल ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है। यानी कि कमर्शियल ज्योग्राफी में, वाणिज्यिक भूगोल में, कि एक देश में इन्होंने अध्ययन किया कि वहाँ पर कोई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। किसी दूसरे देश में जब अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि वहाँ पर दूसरी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं अंतर पाया जा रहा है, तो कहीं कहीं समानता पाई जा रही है। ऐसा क्यों है, इन सब बातों का वर्णन किया गया है। ऑब्वियसली वहाँ पर वातावरण का भी प्रभाव इन्होंने देखा, तो इस वजह से इसको इसमें वर्णन किया, जो कि बताया कि ये अलग से एक शाखा है जिसे बोलते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी, या आप कह सकते हैं वाणिज्यिक भूगोल। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। थियोलॉजिकल ज्योग्राफी का आप कह सकते हैं धर्मपरक, यानी कि पर्यावरण के आधार पर। धर्मपरक का मतलब आप समझिए, थियोलॉजिकल का मतलब कि पर्यावरण के बेस पे लोगों का वहाँ का धर्म कैसा है, उसमें भी अध्ययन किया। उसके पर्यावरण का लोगों के धर्म पर क्या असर पड़ता है, जात और धर्म, ये सब पर क्या विशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का, तो ये इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इमैनुअल कांट थे, जो कि आर्म चेयर फिलोसफर ज्योग्राफर थे, ये एक प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता है। इन्होंने भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताया, जिसमें से फिजिकल ज्योग्राफी को सबसे इंपॉर्टेंट बताया। फिजिकल ज्योग्राफी था, मैथमेटिकल ज्योग्राफी था, जिसमें मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने पृथ्वी के आकाशीय पिंडों और उसमें अलग अलग पिंडों की दूरी, गति, आकार, आकृति, इन सब का वर्णन किया गया था। आगे आ जाता है मोरल ज्योग्राफी। मोरल ज्योग्राफी यानी कि नैतिक भूगोल। फिर आगे आपका आता है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक इकाइयों का पर्यावरण से क्या संबंध है। आगे इन्होंने बताया कमर्शियल ज्योग्राफी, यानी कि वाणिज्यिक भूगोल, यानी कि जो व्यापार, ये सब गतिविधियां होती हैं, वो उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, या पर्यावरण का उन पर क्या असर पड़ता है। आगे आता है थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। थियोलॉजिकल यानी कि धर्मपरक, यानी कि लोगों के धर्म पर, आदि पर, इन सब पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, या उनके बीच में संबंध क्या है, इस तरह से इन्होंने वर्णन किया। तो ये हो गया इमैनुअल कांट को हम लोग एक नज़र में ऊपर नज़र से मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखा है। केवल ध्यान दीजिएगा, ये सब हम लोग केवल मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ये सब आपको खुद एक बार बहुत पढ़ना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से हम लोग केवल ऊपर से देख रहे हैं। तो 18वीं सेंचुरी के जो जर्मन ज्योग्राफर थे, उसमें से इमैनुअल कांट को हम लोग देख लिया है। यहाँ पर आगे कुछ और है जिनके मैं नाम बताने जा रहा हूँ। अब
ये सब क्या है, ये भी क्या है 18th सेंचुरी के सब जोग्राफर्स हैं। तो इन लोगों को भी आप एक बार अच्छे से देखिएगा, मैं नाम बता दे रहा हूँ क्या है। पहला जाते हैं EF बुशिंग, जिनका समय था 1724 से 1793। आगे हैं JC गैटरर 1727 से 1799। फिर आते हैं रेनहोल्ड फॉर्स्टर, इनका है 1729 से 1778। और जॉर्ज फॉर्स्टर हैं 1754 से 1794। तो ये कुछ अन्य जो 18वीं शताब्दी के 18th सेंचुरी के जर्मन जोग्राफर्स हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब जब ये क्या है, प्री क्लासिकल है, यानी कि आप कह सकते हैं पूर्व शास्त्रीय युग। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ पूर्व शास्त्रीय काल बोला जाता है इसे। प्री क्लासिकल पीरियड को पूर्व शास्त्रीय काल, ये पूर्व शास्त्रीय काल है। अब इनके बाद आएगा क्लासिकल पीरियड, यानी कि 19th सेंचुरी में हम लोग पहुंच चुके होंगे। और वहां पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हम्बोल्ट और रीटर को, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोला जाता है। तो अब हम्बोल्ट और रीटर कौन है, तो हम्बोल्ट का आप नाम सुने होंगे, बहुत नाम सुने होंगे। इनकी एक रचना है कॉस्मॉस, और हम्बोल्ट की ने एक जलधारा की खोज की थी, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा बोलते हैं, हम लोग ओशिनोग्राफी में मैंने बताया था। फिर आते हैं रीटर, उन्हीं के साथ थे जो कि, और रीटर की प्रमुख पुस्तक है अर्डे कुंडे, तो उसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हम्बोल्ट एंड रीटर। आपको जैसा कि मैंने हमें बताया कि 18वीं शताब्दी के भूगोलविद था। मॉडर्न ज्योग्राफी की शुरुआत 18वीं शताब्दी से ही हो गई थी, किंतु जब 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट और रीटर आए और जिस तरह से भूगोल का विकास किए, वास्तव में उन्हें ही कहा जाने लगा मॉडर्न ज्योग्राफी के फाउंडर, किसे, हम्बोल्ट और रीटर को 19वीं शताब्दी में। तो ये क्लासिकल पीरियड है, इसमें इन लोगों ने मॉडर्न ज्योग्राफी की स्थापना की या शुरुआत की। शुरुआत तो एक तरह से आपको 18वीं शताब्दी में हो गई थी, लेकिन बोला जाता है कि फाउंडर यही लोग हैं। तो यहाँ एक तरफ मैंने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की चर्चा की है, दूसरी तरफ कार्ल रीटर की चर्चा की है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकल थॉट में हम्बोल्ट और रीटर को कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए इन्हें आप जरूर पढ़िएगा। तो चलिए कुछ ऊपर मोटे तौर पे कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इनका पूरा नाम है। और इनका कार्यकाल अगर देखें, इनका जन्म 1769 में हुआ था और इनकी 1859 में मृत्यु हो गई थी। कार्ल रीटर का अगर देखें 1779 में इनका जन्म हुआ था, 1859 में भी इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, ज़्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, इनकी रचनाओं के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। पहली इनकी रचना है राइलैंड बेसाल्ट, जो कि 1789 में प्रकाशित हुई थी। आगे इनकी एक नेक्स्ट है जियोग्जानिया, बहुत फेमस है जियोग्जानिया, जो कि 1793 में प्रकाशित हुई थी। थर्ड है नए महाद्वीप के भूमध्य रेखी प्रदेश की यात्रा, जो कि 30 अंकों में 1815 से 1820 के मध्य में प्रकाशित हुई थी। नए महाद्वीप के भूमध्य रेखी प्रदेश की यात्रा, ये जो इनकी रचना है, इस रचना में इनके दक्षिण अमेरिका की जो ये यात्रा किए थे उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये दक्षिण अमेरिका की यात्रा किए थे तो इसमें इनका वर्णन किया गया है इस रचना में। क्या नाम है, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखी प्रदेश की यात्रा। एक मिनट इसका देख लेते हैं और कुछ भी नाम है क्या, ठीक है यही है। तो इसमें इन्होंने दक्षिण अमेरिका की जो यात्रा किया था उसका इसमें वर्णन किया गया है, जो कि 30 अंकों में है, 1815 से 1820 के बीच में ये प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इनकी है मध्य एशिया या एशिया सेंट्रल, इनकी फेमस रचना है। आगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है इनकी रचना वो है कॉस्मॉस, आप लोग नाम सुने होंगे। तो कॉस्मॉस जो है 1845 से 1862 के मध्य में प्रकाशित हुई थी, लगभग 5 खंडों में, यानी कि लगभग क्या 5 खंडों में ही प्रकाशित हुई थी। अब एक एक खंड की खासियत देखते हैं, क्या बात है उनको समझ लेते हैं। पहला खंड यहाँ पे दिया, प्रथम खंड, हो सकता है आपको नीचे का ये कट हो गया हो, वो आपको न दिख रहा हो, तो मैं भी फिर भी बता देता हूँ। प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप, यानी कि ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है, इन सब की चर्चा की गई है, किसमें, कॉस्मॉस के प्रथम खंड में किया गया है। आगे दूसरा जो खंड है, इसमें प्रकृति के चित्रण व वर्णन में मानवीय प्रयासों के इतिहास का वर्णन, दूसरे पार्ट में। अभी दूसरे पार्ट में क्या किया गया है, प्रकृति के चित्रण व वर्णन में मानवीय प्रयासों के इतिहासों का वर्णन, यानी कि इतिहास में, हिस्ट्री में मानव ने क्या प्रयास किया प्रकृति को क्या बताने का, प्रकृति का चित्रण उसका और उसको सजावट एक तरह से आप कह सकते हैं, तो उसका वर्णन करने में इतिहास, हिस्ट्री में मानव ने क्या किया उसका वर्णन यहाँ पे दूसरे खंड में ये है। तीसरा खंड जो है कॉस्मॉस का, उसमें खगोल विज्ञान की चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है। और चौथे और पांचवें में, जो कि आखिरी है, चौथे और पांचवें में पृथ्वी मानव गृह के रूप में वर्णन किया गया। पृथ्वी मानव गृह के रूप में, मानव गृह के रूप में, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ये पूछ सकता है कि पृथ्वी मानव
गृह के रूप में ये किसका है, तो ये आप कहेंगे हमबोल्ट की बात इसमें कही गई है। तो इसमें चौथे और पांचवें खंड में पृथ्वी को क्या कहा गया है, मानव गृह के रूप में, यानी कि जो पृथ्वी है वो मानव का आवास है। पृथ्वी पे हम वहाँ अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन हम करते हैं वो मानव के आवास को ध्यान में रखकर करते हैं। अगर वहाँ पे मानव का मतलब न हो तो उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे, ऐसा इसमें बोला गया है। क्या बोला गया है, पृथ्वी मानव गृह के रूप में। जैसा कि आप बोल सकते हैं अर्थ सरफेस एज द होम ऑफ मैन, क्या बोल रहे हैं, मानव गृह के रूप में भूतल, यानी कि अर्थ सरफेस एज द होम ऑफ मैन। ये यहाँ पर कॉस्मॉस की 5 खंड हो गए हैं। तो यहाँ इधर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की कुछ प्रसिद्ध रचना है जिसमें से कॉस्मॉस को आप हाईलाइट कीजिएगा। उन्हीं के साथ समकालीन थे कार्ल रिटर, जिसे कि उन्हें भी साथ में बोला जाता है कि मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर हैं, यानी कि आप कह सकते हैं फाउंडर हैं। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1779 में और मृत्यु हो गई थी 1859 में। इनकी पहली पुस्तक का अगर बात करें तो ये है यूरोप अ ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एंड स्टैटिकल, सॉरी यहाँ कुछ मिसिंग है शायद, स्टैटिकल पेंटिंग है ये, ठीक है। तो क्या है, यूरोप अ ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एंड स्टैटिकल पेंटिंग, जो कि 1804 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट इनकी है यूरोप के 6 मानचित्र, जो कि 1806 में प्रकाशित हुई। थर्ड है इनकी फेमस, जैसे हम्बोल्ट की कॉस्मॉस है वैसे इनकी रिटर की इर्डे कुंडे फेमस है। तो इर्डे कुंडे क्या है, 1817 से 1859 के मध्य में तक प्रकाशित हुई थी और ये 19 खंडों में है, ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, 19 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अब इनकी एक एक खंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम खंड में इसका जो पहला खंड था इर्डे कुंडे का, उसमें अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन किया गया था और दूसरे खंड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन किया गया था। यानी कि पहले खंड में इसके और अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन किया गया था, भौगोलिक वर्णन किया गया था, और दूसरे खंड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन किया गया था। आगे इनकी बात और क्या बोल रहा है, इसे नोट कीजिएगा कि 19 खंडों में प्रकाशित हुई इनकी जो इर्डे कुंडे जो रचना है, किंतु किसी भी अंक में यूरोप का भूगोल सम्मिलित नहीं किया गया है। हाईलाइट कीजिएगा, पहले खंड में अफ्रीका का, दूसरे में एशिया का है, तो वैसे 19 खंडों में, लेकिन किसी भी खंड में यूरोप के भूगोल को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये इर्डे कुंडे है। अब इनकी कुछ विचारधाराएं थी, इनका मानना क्या था। हम्बोल्ट की ओर चलते हैं। हम्बोल्ट जो थे वो पार्थिव एकता के बड़े समर्थक थे। पार्थिव एकता का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, पार्थिव एकता का सिद्धांत जिसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल यूनिटी। पार्थिव एकता का सिद्धांत यानी कि सभी जड़ और चेतन, जो भी जैविक अजैविक जो भी चीजें हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे से प्रभावित करती हैं। ओवरऑल यही बोला गया पार्थिव एकता के सिद्धांत में, टेरेस्ट्रियल यूनिटी जिसे बोलते हैं। तो उसमें इनका बड़ा मानना था और ये पार्थिव एकता के बड़े समर्थक थे। इन्हें ये भी बोले थे कि जो पृथ्वी है मानव आवास के रूप में है। तो ये चीज नोट कीजिएगा। इर्डे कुंडे में आते हैं, यानी कि सॉरी कार्ल रिटर में आते हैं। तो ये कार्ल रिटर क्या थे, ये नीतिवादी डिटर्मिनिज्म के बड़े समर्थक थे, फॉलोवर थे। इनका मानना था कि प्रकृति क्या है, सबसे ऊपर है और सबसे मतलब मानव को नीचे बताया था और प्रकृति को ऊपर बताया था। जैसे आप लोग नीतिवादी पढ़े होंगे या हम लोग आगे अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनिज्म में ये क्या करते थे, फॉलो करते थे। आगे इसी तरह इनका कार्ल रिटर का भी देखेंगे। तो इस तरह से इन दोनों लोगों को क्या कहा गया था कि ये दोनों जो है जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसके फादर हैं, यानी कि फाउंडर हैं। और एक चीज़ और, ये भी क्या थे, पार्थिव एकता के यानी कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी के ये क्या थे, फॉलोअर थे। ये भी इनको क्या करते थे, उसे बहुत मानते थे पार्थिव एकता के सिद्धांत को। तो ये हो गए हम्बोल्ट और ये हो गए रिटर। तो ये दोनों क्या है, मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन के ज्योग्राफर हैं ये दोनों लोग। इसके आगे भी जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसके पहले जाऊँ कि आपको एक बता दूं, इस समय कई लोगों को डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं अलग से एक वीडियो में आप लोगों के कमेंट पर डिस्कस करूंगा। आप लोगों का जो भी उस क्लास में केवल आप लोगों के कमेंट पर ही डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वो आने वाली क्लास में उस पर हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाउट्स क्लियर किया जाए। ठीक है, लिए मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो कि कमेंट्स आए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ये हम लोग और इसमें कवर कर लें ज्योग्राफिकल थॉट, तो हम लोग आपके कमेंट पर डिस्कस किया जाएगा। तो आपके अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 1-2 दिन 3 दिन बाद आप पे उस पर डिस्कस किया जाएगा, पूरा उस सबके कमेंट पे ही डिस्कस किया जाएगा। फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।